जब लोग डिस्चार्ज होके जाते हैं, तो एक उनके चेहरे पे जो स्माइल होती है, वो स्माइल हमें कहीं न कहीं एनकरेज करती है कि जब भी हम पैदा हों तो दोबारा इसी प्रोफ़ेशन में आएँ। You are listening Nursing Leaders Opinion, crafted by Nursing News India. आज हम बात करने वाले हैं हरीश काजला जी से, जो कि पिछले कई सालों से नर्सिंग सेवाओं से जुड़े हैं और एम्स नर्सेज यूनियन के अध्यक्ष भी हैं। आप अपने बारे में और आपके कैरियर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, मैं राजस्थान जयपुर के पास मेरा एक डिस्ट्रिक्ट है सीकरवा का रहने वाला हूँ। मेरी जो नर्सिंग एजुकेशन है वो जयपुर में हुई है। उसके बाद मेरा जो जॉब है वो मैं यहाँ पे परफ़ॉर्म कर रहा हूँ देश के सबसे बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूट एम्स में। और जॉब के दौरान लोगों का जो एक्टिविटी जब होता है एज ए ऑर्गेनाइजेशन एज इंस्टीट्यूट के अंदर एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए, तो मुझे उससे जुड़ने का मौका मिला। लोगों ने मुझे आगे लाके मौका दिया एक, और मैं नर्सिंग यूनिट का रिप्रेजेंटेटिव बना, और ये मेरा सेकंड टर्म चल रहा है, यानी कि मैं सेकंड टाइम इलेक्ट हुआ हूँ इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू। और अभी फिलहाल मैं एम्स में नर्सिंग ऑफिसर्स पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, और जो नर्सिंग कम्युनिटीज की जो इश्यूज है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज है, उन पे मैं लगातार वर्क करता हूँ, और जो प्लेटफॉर्म है जहाँ उनकी आवाज़ उठानी है वहाँ मैं आवाज़ उठाता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि आप एम्स नर्सेज यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, यूनियन के बारे में कुछ बताइए। जी, एक्चुअली हमारी जो एम्स की नर्सिंग यूनियन है, इसके जो मेंबर्स हैं वो यहाँ काम करने वाली जो टोटल नर्सेज हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। लगभग 4 से 5 हज़ार की स्ट्रेंथ है हमारी नर्सेज की, और वो डायरेक्टली से जुड़े हुए हैं। हमारा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो हम अलग-अलग मतलब लोगों के राइट्स हैं, लोगों की डे बाय डे एक्टिविटीज़ में जो भी इश्यूज़ आते हैं, उनको एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म पे उठाते हैं, और एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक अच्छा काम कर रहा है। आप काफ़ी लंबे समय से नर्सिंग प्रोफेशन के साथ जुड़े हैं और देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान एम्स के नर्सेज यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, तो हमें नर्सिंग प्रोफेशन और नर्सिंग प्रोफेशनल को होने वाली कुछ समस्याओं के बारे में बताइए। देखिए, हमारे प्रोफ़ेशन की सबसे बड़ी खूबी है कि इस प्रोफ़ेशन के अंदर फीमेल नर्सिंग ऑफ़िसर्स हैं, यानी कि महिलाएँ हैं। और महिला एक ड्यूअल रोल में जो नर्सिंग प्रोफ़ेशन में जो महिला आती है, वो ड्यूअल रोल में काम करती है। यानी कि वो कोई घर भी चला रही होती है, और यहाँ पे मरीज़ों की सेवा भी कर रही होती है। तो वो बहुत हमारी ताकत है फीमेल्स इसकी। तो मैं मानता हूँ कि जो फीमेल्स इस प्रोफ़ेशन में हैं, वो बड़ी मजबूती के साथ अपना पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ भी निभाती हैं, अपनी फ़ैमिली को भी देखती हैं, और उसी 24 घंटे में से बहुत अच्छा समय निकाल के मरीज़ों की सेवा करती हैं। इस दौरान 2 तरह के क्लेशेज़ सामने आते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है, उसके अंदर क्लेश आता है, क्योंकि हमारा जो भारत का समाज है, वो एक पत्रातिक सत्ता, यानी ये कहें कि मेल डोमिनेंट सिस्टम हमारे यहाँ वर्षों सदियों से काम करता है। तो जहाँ पे एक ऐसा प्रोफ़ेशन जो फीमेल डोमिनेंट है, या जिसमें फीमेल है, और वो मरीजों की सेवा कर रही होती है। मरीज क्या होता है कि एक ऐसी बीमारी या व्याधि या उस ऐसी स्थिति में एक इंसान आता है जहाँ उसके पास दुःख होता है, पीड़ा होती है, और उसकी उस दुःख और पीड़ा को हरने के लिए एक नर्स 24 घंटे उसकी सेवा में रहती है। तो आप ये देख लीजिए कि एक इमोशनल, ये हमारा जॉब सीधा-सीधा इमोशन से जुड़ा हुआ है, और इस प्रोफ़ेशन में नर्सेज़ फीमेल ज़्यादा होने के कारण, और हमारे देश की समाज की मानसिकता जिसको ये कहें पुरुष प्रधान होने के कारण, यहाँ डे टू डे प्रॉब्लम आती है। और इस प्रोफ़ेशन के अंदर एक एजेंट है जिसको मैं क्लिनिशियन बोलना चाहूँगा, या आप डॉक्टर बोल सकते हैं, उसे भगवान का दर्जा दिया हुआ है। यानी कि इस प्रोफ़ेशन के अंदर एक आदमी है जिसके साथ आपको मिलके काम करना है, मरीज़ की सेवा करनी है, वो भगवान है। पुरुष प्रधान समाज है, सोसाइटी है, या चिंतन है। साथ में एक फीमेल है जो अपना परिवार चला रही है, और वर्किंग प्लेस पे काम करना, तो डे बाय डे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आते हैं, पर्सनल इश्यूज आते हैं। तो यहाँ पे उन सभी मुद्दों पे हमें काम करना होता है, क्योंकि इस प्रोफेशन के अंदर रिकॉग्नाइजेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है, क्योंकि समाज के अंदर नर्स को अगर देखा जाए तो इसे बैकबोन ऑफ द हॉस्पिटल माना जाता है, प्रोफेशन की बैकबोन माना जाता है, लेकिन सोसाइटी में भी उतना रिकॉग्नाइजेशन नर्सेज का नहीं होता है, और ना ही इंस्टीट्यूट के अंदर, विद इन द इंस्टीट्यूट, क्योंकि उसकी सारी जो पावर है वो डॉक्टर के द्वारा या क्लिनिशियन के द्वारा ग्रेव की गई है। तो इसलिए क्या होता है कि सिस्टम चलाने के दौरान बहुत से व्यक्तिगत इश्यूज भी आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू आते हैं, उनको डे बाय डे डीलिंग करना होता है। इसलिए नर्सिंग उनका रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, या जो मेरा फीलिंग है, या जो मेरा अनुभव है इतने दिनों का, इसमें बहुत सा काम करना बाकी है। मैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम लेवल पे जाना चाहता हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे,
कि नर्सेज की जिस भावना के साथ उत्पत्ति हुई थी, अगर आप देखें तो जो लेडीज इस प्रोफेशन को ग्रूम किया था, उनकी लाइफस्टाइल है, और एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे नर्सेज का देखते तो बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वह नर्सेज इंपॉर्टेंट रोल में है हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर। लेकिन इंडिया में क्या है कि इन्हें सबॉर्डिनेट सर्विसेज के रूप में देखा जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है, हमारी अलग सेपरेट काउंसिल है, हमारा एक इंडिपेंडेंट सिलेबस होता है। तो जिस तरीके से मेडिकल काउंसिल है उस तरह नर्सिंग काउंसिल भी है, तो हमारा एक सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे इसे रिकॉग्नाइज अभी तक नहीं किया गया है, क्योंकि भारत के समाज में महिलाओं के लिए और स्पेशल बाकी डॉक्टर के साथ एक हॉस्पिटल में डॉक्टर के अलावा जितनी भी सर्विसेज है उनको ये देखा जाता है कि वो उसकी सबऑर्डिनेट सर्विसेज है। अगर हम बात करें भारतीय समाज के आईने की, बॉलीवुड मूवीज की, तो उसमें आपने कभी गौर किया होगा, देखा होगा, तो नर्स को हमेशा डॉक्टर के इशारे पे काम करने वाला दिखाया जाता है। यानी कि आज सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हमारे समाज में एक महिला अगर वो नर्स है तो वो उसे किस तरीके से देखता है। वो समाज का आईना फिल्म होता है, बॉलीवुड है, वो आपने कई मूवीज में देखा, कई गाने भी आए हैं जिनपे बवाल भी खड़ा हुआ है, लोगों ने विरोध भी किया है। दूसरा है कि वही नर्स को इंस्टीट्यूट या संस्था या देश का मंत्रालय या सरकार किस तरीके से लेती है, अगर उसको भी देखें तो उसको जो दी जाने वाली फैसिलिटीज है या उसको दी जाने वाली सैलरीज है, उन पे भी बहुत सी सरकारें, हमारा केंद्र सरकार और बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट उस पर खरा उतर नहीं पा रही है। अगर हम आज नर्सिंग का कोर्स करके देखें तो सब लोग इक्वली कोर्स करते हैं, लेकिन इश्यू क्या आता है कि जब वो जॉब के लिए जाते हैं तो उन्हें डिवाइड किया जाता है कि ये गवर्नमेंट की नर्स है, ये प्राइवेट नर्स है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नर्स है, ये स्टेट गवर्नमेंट की नर्स है। उनकी सैलरी में फर्क है और उनके दी जाने वाली सुविधाओं में फर्क है। तो दो लेवल पे यहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक लेवल पे जिसमें सरकार इन्वॉल्व होती है और प्रशासन इन्वॉल्व होता है। दूसरा समाज लेवल पे, सोसाइटी के अंदर भी अभी भी नर्सेज को रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला है। लेकिन लोगों ने देखा है कोरोना काल में, हमें कोरोना नर्सिंग कोरोना वॉरियर्स बोला गया, डॉक्टर को भी भगवान माना गया, लेकिन उन्होंने पब्लिक ने, जनरल पब्लिक ने देखा है, जो कोरोना का पेशेंट रहा है उन्होंने देखा है कि एक ही इस हेल्थ केयर सिस्टम में एक ऐसा एजेंट था जो 24 घंटे उस कोरोना वार्ड में मरीजों की सेवा में लगा रहता था, वो नर्स थी। मैं डॉक्टर का कंट्रीब्यूशन को भी इग्नोर नहीं करना चाहता, लेकिन आप कंपैरिजन करेंगे तो डॉक्टर का काम डायग्नोस करना है, मरीज को देखना है, लेकिन उसके बाद जो भी सेवा का काम है, यानी कि एक कोरोना काल के अंदर एक मरीज को घर वालों से दूर, समाज से दूर, सिस्टम से दूर करके कमरे में डाल दिया गया और उसे कहा गया कि आपको दूर रहना है और आपको ये अलग अलग व्याधियां भी है, आपको बीमारी भी है, तो उसकी सेवा करने के लिए जो है वो नर्स थी। तो आप लोगों को पता चला कि नर्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट है सिस्टम के अंदर। लेकिन अभी भी जब कोरोना टाइम काल पीक पे था तब नर्सेज को बहुत अप्रिशिएट किया गया, लेकिन जैसे एक कोरोना काल धीरे धीरे जा रहा है तो वो पुराना सिस्टम ही वापस आ गया है। यानी कि अभी भी ना समाज हमें रिकॉग्नाइज करना चाहता है और ना ही जो सिस्टम है, जिसको हम हेल्थ मिनिस्ट्री बोल सकते हैं, सरकार बोल सकते हैं, वो भी नहीं करना चाहती, क्योंकि उस सिस्टम के अंदर डॉक्टर नाम का एक आदमी जो ऑलरेडी भगवान बना हुआ है, वो नहीं चाहता कि कोई दूसरा एजेंट इस हेल्थ केयर प्रोफेशन में बढ़ चढ़ के आए और वो मुझे रिप्लेस करने की कोशिश करे या कंपैरिजन में मेरे सामने आके खड़ा हो। इसलिए जब जब भी कोई पॉलिसी बनती है तो नर्सिंग प्रोफेशन को सबऑर्डिनेट समझ के काम किया जाता है, सबसे बड़ा। जबकि आप यूके में जाइए, कनाडा में जाइए, ऑस्ट्रेलिया में जाइए, कहीं पे भी जाइए, आप वहां देखेंगे तो नर्सिंग प्रोफेशन बहुत इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है। सैलरी का वहां कोई इश्यू नहीं है कि उसकी सैलरी क्या है, लेकिन उसे उस हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी और जो स्पेस दिया गया है वो कमेंडेबल है। तो प्रॉब्लम यहाँ भारत के अंदर मानसिकता की ज्यादा प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा है। जैसा कि हम जानते हैं, नर्सिंग प्रोफेशनल्स को क्लिनिकल प्रैक्टिस और प्रशासन से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं, तो आप हमें उन समस्याओं के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, अभी मैं 2-3 मुद्दे की मैं बड़ा संघर्ष कर रहा हूँ। एक्चुअल इश्यू क्या है कि अभी हमने एक स्ट्राइक भी किया था बहुत से मुद्दों को लेकर, नर्सिंग के मुद्दों को लेकर। जब तक इस प्रोफेशन के अंदर ये प्राइवेटाइजेशन है, नंबर 2 चीजें हैं कि इस प्रोफेशन को मजबूत कैसे किया जा सकता है। अभी हमारे इसकी कोर्स डिजाइनिंग की एक एजेंसी है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, और भारत सरकार का मंत्रालय के अधीन वो काम करती है। वहां पे बहुत से रिफॉर्म की जरूरत है। साथ साथ में इसमें यह है कि जो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर ये है, इनको थोड़ा सा क्लब सा करने की जरूरत है, क्योंकि इससे वो एक शोषण का पार्ट बन जाता है कि आप एम्स में काम करते हो तो आपको ठीक सैलरी मिलेगी,
लेकिन आप किसी स्टेट में काम करते हो तो आपको सैलरी कम मिलेगी। तो यहाँ क्लब करने की जरूरत है, प्रोफेशन को मजबूती देने के लिए आपको एक सेट प्रिंसिपल सेट करना है कि इस लेवल्स के नीचे प्रोफेशन नहीं जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि किसी भी नर्स को 20,000 से कम सैलरी नहीं देनी है, अगर कैसा भी क्लिनिक हो, कैसा भी हॉस्पिटल हो। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन वो अभी तक भी इम्प्लीमेंटेशन, मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं है। तो ये एक बड़ी दुविधा है कि जब भारत देश का न्यायिक, जिसको हम कहते हैं न्याय का सबसे बड़ा द्वार है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये स्किल्ड आदमी है, इनकी सैलरी 20,000 से कम नहीं होनी चाहिए किसी भी सेटअप में। और बाकी जो बड़े बड़े सेटअप्स हैं, 500 बेड्स है, 100 बेड के प्राइवेट हॉस्पिटल, वहां तो सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर होनी चाहिए। इस तरह का वर्डिक्ट, लगभग इस तरह का वर्डिक्ट आया, वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो यहाँ पे सरकारें भी उदासीन है और सिस्टम भी उदासीन है। दूसरा ये, अभी एक हमारे प्रोफेशन के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम आई है कि जेंडर रिजर्वेशन जैसे मुद्दे को लाके हमें फिर डिवाइड किया गया है। पहले हम प्राइवेट और गवर्नमेंट नर्स थे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट नर्स थे, डिवाइडेड थे, लेकिन अभी मेल और फीमेल भी डिवाइड किया गया है। आप ये देखिए कि हमारे प्रोफेशन में ऑलरेडी, जिस आर्टिकल का हवाला देके ये लोग बात कर रहे हैं, ऑलरेडी हमारा प्रोफेशन की जो खूबी है वो फीमेल है और उनकी संख्या बहुतायत है। और आप वहां मेरिट को छोड़ के और आप फीमेल्स को लाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ एक गंदी मानसिकता है कि अगर फीमेल्स इस प्रोफेशन में होंगी तो हम इसको आसानी से इसको डील कर पाएंगे, इसके ऊपर लीडिंग कर पाएंगे। और ये इनकी गंदी मानसिकता है। और सबसे बड़ी दुविधा ये है कि भारत सरकार का आईएनसी और भारत सरकार कहती है कि इस तरीके से ट्रेनिंग कोर्सेज करवाइए जिसमें मेल और फीमेल दोनों आए, लेकिन जब नौकरी के लिए जा रहे हैं, जब जॉब के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसे मुद्दे पे 80-20 का एक मुद्दा लाके और पूरे देश के अंदर जो प्रोफेशन है उसको हिलाने की कोशिश की जा रही है। और उसके पीछे ये नहीं है कि वो फीमेल को आगे लाना चाहते हैं, उनकी मानसिकता ये है कि सिस्टम के अंदर जो क्लिनिशियन है वो चाहते हैं कि इसके अंदर फीमेल हो, तो हम जो सामाजिक हमारी एक भावना है कि इस देश पुरुष प्रधान है, वो लोग लीड कर पाए। अगर फीमेल को इस प्रोफेशन में लाना है तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेडिकल प्रोफेशन के अंदर जो डॉक्टर्स है वहां भी फीमेल आनी चाहिए, बहुत ज्यादा आनी चाहिए। और मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, आप ढूंढ लेना, जहां तक मेरी समझ है अभी तक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट अभी तक फीमेल नहीं है। यानी कि पढ़े लिखे लोग और भी हमारे देश के अंदर महिलाओं को इज्जत नहीं देते या उनको एक पद या पोस्ट नहीं देते, लेकिन अपनी सबऑर्डिनेट सर्विसेज में वो चाहते हैं कि इस तरह की चीजें आए जिससे हम आराम से इस पूरे हेल्थ केयर सिस्टम के बॉस बन के हम रहे। तो ये बड़ा एक चैलेंजेस आया हमारे सामने। हम सरकार से भी लगातार निवेदन कर रहे हैं और जो न्यायिक व्यवस्था है, हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट में भी हमारा केस चल रहा है। साथ साथ में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि कुछ हमारी सैलरीज या पे एनोमलीज है, उनको भी भारत सरकार रेक्टिफाइड नहीं करना चाहती। हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और कोरोना काल के अंदर भी हमने इनसे बहुत निवेदन किया है, लेकिन वो लोग हमें कंप्लीटली इग्नोर करने की अवस्था में है। वर्क प्लेस पे एक्चुअल क्या है कि वर्क प्लेस पे कई बार ऐसे मतलब उसको हरासमेंट बोले या फॉर्मली हम और कुछ भी बोल सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, वर्क प्लेस पे भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं। यहाँ पे अगर आपने, जैसे मैंने पहले मूवीज का नाम लिया, वैसे ही मानसिकता हमारे समाज की है, पुरुष प्रधान समाज। वहाँ वर्क प्लेस पे भी हर कोई डोमिनेंट, मतलब अपनी डोमिनेंसी शो करना चाहता है नर्सिंग प्रोफेशन पे। फीमेल्स हैं उनको डांटना डपटना चाहता है। और अभी जो मेल्स आए हैं उनसे कुछ इस प्रोफेशन को राहत सी मिली है, क्योंकि वो अपना बिहेवियर इस तरीके से शो कर रहे हैं, प्रोफेशन को मजबूती आ रही है। तो डे टू डे बहुत सी इश्यूज आते हैं, कई बार मैक्सिमम टाइम पे वो 99% लिस्टेड नहीं होते, यानी कि वो नोट डाउन नहीं होते। तो इस प्रोफेशन में प्रॉब्लम तो बहुत सारे तरह की है। वर्किंग प्लेस पे बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है रोज, क्योंकि इवन एक नर्स का काम पेशेंट की सेवा करना होता है, पब्लिक डीलिंग उसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो जो लोग 24 घंटे उसको वर्किंग स्टेशन पे रहना पड़ता है। कई बार अटेंडेंट, जो पेशेंट के अटेंडेंट, उनके साथ भी कई सारी ऐसी घटनाएं हो जाती है कि मतलब ऐसी और सिचुएशंस पैदा हो जाती है कि उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं वहीं आ रहा हूँ कि इसके नर्सिंग प्रोफेशन के साथ दो तरह की सिस्टम है, समाज की मानसिकता और सरकारों की उदासीनता। यानी सिस्टमेटिक रिकॉग्नाइजेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन या मंत्रालयों या सरकारों के द्वारा मिलता है वो नहीं मिल पा रहा, और समाज की मानसिकता की एक नर्स इस वर्किंग स्टेशन पे काम कर रही है तो मरीज के साथ रहने वाला अटेंडेंट, वो मेल हो कोई हो, वो लोग, उनकी मानसिकता एक अलग हो जाती है। तो बहुत से इश्यूज होते हैं। और हमारा जो प्रोफेशन में जो शिफ्टिंग है, टाइमिंग ड्यूटीज है, वो ऐसे है कि
24 घंटे काम मतलब शिफ्टिंग में काम करके आपको लेट नाइट तक अपने घर जाना होता है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। तो डे बाय डे बहुत से इश्यूज आते हैं। एज ए रिप्रेजेंटेटिव मैं तो इन मुद्दों को देखता हूँ, मुझे मिलते हैं, मैं इनिशिएट करता हूँ, जहाँ तक है मदद करने की कोशिश करता हूँ। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो मतलब ये हमारा प्रोफेशन है, ऐसे में फीमेल इतनी ज्यादा है। अगर भला करना चाहे कोई भी सरकारें, मतलब देश के अंदर अगर महिलाओं के बारे में सेफ्टी, सुरक्षा और उनको मजबूती देने की बात करें, तो नर्सिंग प्रोफेशन द बेस्ट है। उसको चूज करके एक एग्जाम्पल सेट किया जा सकता है। लेकिन इश्यू क्या होता है कि तंत्र है, जो सिस्टम है, वो हर साल 12 मई को हमारा इंटरनेशनल नर्सेज डे आता है। उस दिन बहुत अच्छी बातें बोलता है नर्सेज के लिए, लेकिन अगले दिन से वो उसी तरह की भावनाओं में आ जाता है जैसे उसकी भावनाएं पहले होती है। एम्स नर्सेज यूनियन ने कुछ महीने पहले एक हड़ताल की थी। इस हड़ताल के क्या कारण थे और क्या निष्कर्ष निकला है, इस पर कुछ प्रकाश डालिए। हाँ, हड़ताल की थी तो ये बड़ा दुखद था कि हमारी डिमांड, हम एम्स में काम करते हैं, अगर हमारी कुछ डिमांड्स हैं, वो एम्स उनको सोल्व करे, एम्स की प्राइम ज़िम्मेदारी बनती है। अगर उसमें मंत्रालय का या भारत सरकार का रोल होता है, तो वो भी एम्स की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जाए, उनसे बात करे और सोल्व करके आए। और सारी जेन्युइन डिमांड थी हमारी। बहुत सी डिमांड ऐसी तो फ्रेश नहीं थी, जो ऑलरेडी कहीं कहीं न कहीं किसी न किसी मंत्रालय लेवल पे या कहीं न कहीं उनको एक्सेप्ट किया गया था। तो कहीं कोई फाइनेंस पे अटकी हुई थी, कोई मंत्रालय लेवल पे अटकी हुई थी, कोई इंस्टीट्यूट लेवल पे अटकी हुई थी। तो हम बहुत दिन से परेशान हो गए थे और सब लोगों ने फैसला किया कि हम इतना काम करते हैं, हमारा सुना नहीं जा रहा, तो हमने एक स्ट्राइक रखी थी नोटिस देके। लेकिन भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय और एम्स इतने मजबूर हो गए हमारी यूनिट के सामने, इतने कमजोर साबित हुए कि वो समस्याएं सोल्व ना करके कोर्ट के सामने चले गए और वहां जाके निवेदन किया कि इन्हें रोका जाए। हमने कोर्ट का कहना माना, लेकिन अभी कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया, उसमें फाइनल वर्डिक्ट आया कि जितनी भी हमारी जेन्युइन डिमांड 23 डिमांड्स हैं, उनको 3 मंथ का एक टाइम दिया है विंडो पीरियड की, उसके अंदर उनको सोल्व कर दे। और अगर सोल्व नहीं होती है तो फिर नेक्स्ट स्टेप जो भी लीगल बनता है हमारा, हम ले लेंगे। लेकिन उदासीनता का एक जो चक्कर हमने देखा है, वो ये देखा है कि सिस्टम आपको कुछ देना नहीं चाहता, सिस्टम आपको क्रश करने की सोचता है। ये मैंने उस स्ट्राइक में देखा है कि जहां 2 दिन की स्ट्राइक के अंदर देश की वो तमाम एजेंसियां, वो तमाम सिस्टम हमें तोड़ने के लिए, वो मतलब पूरा अपना सिस्टम यूज करके हम नर्सेज के पीछे लग गए थे कि कैसे भी करके इनको तोड़ा जाए, लेकिन वो सॉल्यूशन की तरफ कोई नहीं जाना चाहता। तो ये मैंने व्यक्तिगत रूप से भी देखा है। ये दिसंबर 2020 में मैंने देखा है कि ये लोग चीजों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, ना कि चीजों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमारे पास 3 मंथ का टाइम है उन सभी मुद्दों को सुलझाने का। तो देखते हैं कि उसके अंदर जो हमारे कॉन्सिलेटर है, मध्यस्थ है, वो लेबर कमिश्नर है, तो वो देखते हैं किस तरीके से मामले को सुलझाते हैं। क्या आप नर्सेज के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? नर्सेज के लिए सबसे पहले तो मैं इस नोबेल प्रोफेशन में जो जितनी भी नर्सेज हैं, उनको झुक के सलाम करना चाहूँगा, उनको सैल्यूट करना चाहूँगा कि वो कहीं न कहीं इस देश के लोगों की सेवा करती हैं, मरीज की पीड़ा को हरती हैं। तो जब लोग डिस्चार्ज होके जाते हैं, तो एक उनके चेहरे पे जो स्माइल होती है, वो स्माइल हमें कहीं न कहीं एनकरेज करती है कि इस प्रोफेशन, जब भी हम पैदा हों, तो दोबारा इसी प्रोफेशन में आएँ। और मेरा संदेश यही रहेगा कि यूनाइट रहें, लोगों की दिल से सेवा करें और मरीजों के भले के लिए हमेशा काम करें। मेरा तो यही कहना है, क्योंकि इस प्रोफेशन के अंदर सीधा-सीधा पेशेंट केयर है, लोगों की सेवा का काम है। तो सेवा का काम को हमें प्रायोरिटी देनी है और मरीजों की लगातार मन से सेवा करें। मेरा संदेश यही है। आज के शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।